जय हिंद दोस्तों। हाल ही में चुनाव आयोग घर से दूर रहने वाले प्रवासी मतदाताओं के लिए एक आइकॉनिक पहल कर रही है ताकि वो भी इस लोकतंत्र का हिस्सा बन सके। देखिए, ये 2011 का डेटा है जिसके मुताबिक हमारे देश के भीतर ही रोजगार, शिक्षा, हेल्थ या टूरिज्म जैसे कारणों के लिए लगभग 2.25 करोड़ लोग हर साल प्रवास कर जाते हैं। इन दिनों ये आंकड़ा तकरीबन 30 करोड़ के पार है। ऐसे में हर साल इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स अपना वोट देने से या अपना नेता चुनने से वंचित रह जाते हैं। खास बात है, यह किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक वोट किसी भी पार्टी को जिता सकती है या फिर हरा सकती है, और इतनी बड़ी संख्या में इन माइग्रेंट वोटर का चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाना किसी भी तरह से एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। खैर, देर से ही लेकिन फाइनली भारतीय चुनाव आयोग इस पर पहल करते हुए अभी आरबीएम यानी कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। हालांकि यह अभी टेस्टिंग फेज में है, लेकिन पूरी उम्मीद है 2024 वाले चुनाव में इस मशीन को शामिल कर लिया जाएगा। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि आरबीएम क्या है, कैसे काम करता है, साथ ही इसे चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह सेगमेंट आपके परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, तो आप बस इस छोटे से वीडियो में बने रहिए। साधारण शब्द में समझते हैं कि आरबीएम क्या है। देखिए, ये एशियन न्यूज इंटरनेशनल का ऑफिशियल ट्वीट है। इसमें इन्होंने साफ बताया है कि भारतीय चुनाव आयोग ने इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। जो भी प्रवासी मतदाता रोजगार, शिक्षा या किसी अन्य कारणों से अपने होम टाउन से अन्यत्र कहीं दूर रह रहे हैं, वैसे मतदाता इस रिमोट वोटिंग मशीन के सहारे अपना बहुमूल्य वोट दे सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने गृह राज्य या होम टाउन में आने जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि ये मशीन अभी टेस्टिंग फेज में है, इसलिए भारतीय चुनाव आयोग ने इस प्रोटोटाइप मशीन के टेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो 8 राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर 57 स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबको इस आरबीएम के प्रदर्शन के लिए 16 जनवरी को इनवाइट किया है। आप आइए, देखिए, समझिए, और अगर आपके मन में इससे जुड़ी कोई भी संशय है तो हमें बताइए, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ जो भी राजनीतिक पार्टी हारती है वो ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर देती है, और वही पार्टी जब दूसरे स्टेट में जीत जाती है तो चुप रहती है। खैर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये केवल हमारे देश में ही है, ऐसा दुनिया भर में चलता है। अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप वाला मामला जरूर देखा होगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि पूरा इलेक्शन ही फ्रॉड है, चीटिंग है, मैं अपना हार ही नहीं मानता, वगैरह वगैरह। खैर, चुनाव आयोग ने इस प्रोटोटाइप के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सभी पार्टियों को बुलाया है, और अगर इसके परिणाम अच्छे निकल कर आते हैं, सभी पार्टियां संतुष्ट रहती हैं, तो पूरी उम्मीद है कि 2024 वाले जनरल इलेक्शन में आपको आरबीएम से वोट देने का मौका मिल सकता है। माफ कीजिएगा, मैं प्रवासी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी शिक्षा के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर रांची में रहता हूँ। खैर, आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले ये समझिए कि ये ईवीएम का एडवांस वर्जन है, जो कि ईवीएम की तरह ही एक नॉन नेटवर्किंग सिस्टम है। मतलब कि इसे किसी भी प्रकार से हैक करना या टेम्पर करना पॉसिबल नहीं है। देखिए, आमतौर पर किसी भी डिवाइस को हैक करना तब आसान हो जाता है जब वो डिवाइस किसी न किसी नेटवर्क या फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करता है, और जब यहीं से डेटा ट्रांसफर होता है ना, तब इसी कम्युनिकेशन का फायदा उठाकर हैकर सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं। खैर, ये पूरी तरह से नॉन नेटवर्किंग सिस्टम है। वोटिंग के लिए इस आरवीएम मशीन में 72 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के डिटेल्स फीड करके कैलिब्रेट कर दिए जाएंगे, ताकि विभिन्न उम्मीदवारों के लिए मतदान एक ही आरवीएम मशीन से किया जा सके। इसके लिए आपको अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम, पोलिंग बूथ नंबर और अपना डिटेल्स अपने होम टाउन के रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन करना पड़ेगा। ये आवेदन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर उसका वेरिफिकेशन करते हैं और आपको आपके प्रवास स्थान पर रिमोट वोटिंग के लिए परमिशन देंगे। बाकी आप जहां रह रहे हैं वहीं से जाकर इस आरवीएम मशीन से वोट दे सकते हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? आइए समझते हैं कि आरबीएम को वोटिंग प्रक्रिया में शामिल करने से किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो है कानूनी चुनौतियां, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में ये अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर प्रवासी मतदाता कौन है। मान लीजिए आप वोटिंग से 4 दिन पहले कहीं घूमने चले जाते हैं और आप कह रहे हैं कि हम तो प्रवासी हैं, हमें वोट देना है। या फिर आप किसी स्थान पर आप टेम्पररी अब्सेंस हैं या आपकी अस्थायी अनुपस्थिति है और आप दावा कर रहे हैं कि हम प्रवासी हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आखिर माइग्रेंट वोटर की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, जैसे कि रिमोट वोटिंग करने वाले वोटरों की काउंटिंग करना, क्योंकि ये आपके होम टाउन में वोट नहीं कर रहे हैं। आगे है रिमोट वोटिंग पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंटों की व्यवस्था करना,
क्योंकि सामान्यतः यही पोलिंग एजेंट आइडेंटिफाई करते हैं कि वोट करने वाला व्यक्ति कहीं फर्जी तो नहीं है। इसके अलावा रिमोट वोटिंग बूथ पर एक नियंत्रित परिवेश उपलब्ध कराना, साथ ही मतदान और मतदाता दोनों की गोपनीयता सुनिश्चित करना एक गंभीर प्रशासनिक चुनौतियां हो सकती हैं। इन सब के अलावा टेक्निकल चैलेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे कि कितने रिमोट वोटिंग हुए हैं उनका काउंटिंग करना, क्योंकि यहाँ एक मशीन से 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी को वोट पड़ रहे हैं। ऐसे में इसके काउंटिंग पर भी कोई सवाल उठा सकता है। बाकी वोटरों को भी इस मशीन के सारे टेक्निकल बातों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लैक ऑफ नॉलेज का बड़ा नुकसान हो सकता है। खैर, इन सारे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? क्या इसे लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।